वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखा। इस दौरान खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस एयरपोर्ट से किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। यह एयरपोर्ट 6200 हेक्टेयर अराजी पर है। एयरपोर्ट की तामीर पर 30,000 करोड़ की लागत आएगी। एयरपोर्ट की तामीर का काम मरहलेवार मुकम्मल होगा। पहले 2 रनवे और 1 टर्मिनल की तामीर होगी। इसके बाद 3 रनवे बनाए जाएंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली परवाज का हदफ 26 सितंबर 2024 मुकर्रर किया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। हम सभी ये जानते हैं कि जिन राज्यों की सीमा समंदर से सटी होती है, उनके लिए बंदरगाह, पोर्ट बहुत बड़े एसेट होते हैं। विकास के लिए उसकी एक बहुत बड़ी ताकत काम आती है। लेकिन यूपी जैसे लैंडलॉक्ड राज्यों के लिए यही भूमिका एयरपोर्ट की होती है। यहां अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली ऐसे अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। अब इन क्षेत्रों का सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखे जाने के मौके पर सीएम योगी ने खिताब किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश में तरक्की की हवा बह रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहां जनाह के नाम पर फसाद भड़काने की कोशिश करें, लेकिन इन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं।
उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात करीब हैं, इसलिए वोटरों को रागिब करने के लिए बयानबाजियों का दौरा है। सियासतदान इसके लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और अपने बयान से माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा बयान उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने दिया है। उन्होंने मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया। रघुराज सिंह पहले भी नफरतामेज और समाजी तफरीक पर मबनी बयान दे चुके हैं। CAA और NRC की मुखालिफत में होने वाले एहतजाज के दौरान भी उन्होंने एहतजाजियों को जिंदा दफन करने वाला बयान दिया था। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। तो उधर मौलाना सुफियान निजामी ने उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह के बयान को सियासी हरबा बताया। मौलाना ने कहा कि बुनियादी मसाइल से अवामी तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा इस तरीके की बयानबाजियां आपको सुनने को मिलेंगी, इसलिए कि जिन हजरात ने जनता के बुनियादी मुद्दों को हल न किया हो, उनके बेसिक मसाइल को जो लोग हल करने में फेल हो गए हों, वो इसी तरीके के मुद्दे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिस पर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर तफरीक हो सके। लेकिन मुझे हैरत होती है इन हजरात की कम इल्मी पर और इनकी जहालत पर कि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमारे वजीर आजम मिनी इंडिया का खिताब देते हैं, जिन मदरसों के बारे में हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी मदरसा टेरर एक्टिविटी में मुलविस नहीं है, उन्हीं की पार्टी के अगर लोग उन हजरात के इल्म के और उन हजरात के बयानात से वाकिफ ना हो, तो मुझे हैरत होती है इन हजरात के कम इल्मी पर और इन हजरात की सलाहियत पर कि किस तरीके से इनको प्रदेश के अंदर राजमंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये तमाम तर जो बयानात हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत है और जिसका मकसद सिर्फ यह है कि किसी तरीके से आवाम के जहन को बुनियादी मुद्दों से डाइवर्ट कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश हुकूमत में दर्जा हासिल वजीर ठाकुर रघुराज सिंह ने आज एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुल्क के मदारिस के किरदार पर न सिर्फ तनकीद की बल्कि इसके वजूद को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मुल्क में चलने वाले मदारिस दहशतगर्दी का अड्डा बन गए हैं, अगर इन्हें मौका मिला तो सभी मदारिस को बंद कर देंगे। ठाकुर रघुराज सिंह के इस बयान पर सख्त बरहमी के साथ तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडरान रियासत के इलेक्शन को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश में लगे हैं। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर रघुराज सिंह ने इस मरतबा मदारिस पर हमला बोला। इस पर साबिक रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने सख्त रुख अपनाया है। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। जब जब चुनाव आता है इन्हें तीन चीजें याद आती हैं। पाकिस्तान याद आता है, जिन्ना याद आते हैं, कभी इन्हें मदरसे याद आते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सबको गले लगाते हैं। तो मैं इस तरीके के बयानों से सहमत नहीं हूं, मैं इनकी घोर निंदा ही नहीं करता हूं और इनकी पार्टी के हाईकमान से भी कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में मुल्क में शांति महबूब लाने चाहते हैं और देश और दुनिया में हिंदुस्तान की मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं तो इस तरीके के बयानों से बाज आए। रघुराज सिंह और इनके जैसे दीगर लीडरान के मुनाफरत फैलाने वाले बयानों पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि जब जब इलेक्शन करीब आता है भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान, जिन्ना और मदरसा याद आने लगता है। वहीं सीनियर सियासी रहनुमा सलीस अहमद उर्फ शान मियां ने रघुराज के बयान की मजम्मत की। इनकी सरकार सेंटर में है, यूपी में है, चीफ मिनिस्टर इनका है, प्राइम मिनिस्टर भाजपा का है, रघुराज सिंह खुद भाजपा के हैं। मौका तो हमें मिलेगा, जिस दिन हमें मौका मिल गया उस दिन हम इनको उन्हीं मदरसों के अंदर दाखिल कराएंगे और उनको तालीम दिलाएंगे ताकि वहाँ पर इंसान बन सके।
रघुराज सिंह की अपनी सोच है, क्योंकि बीजेपी में अच्छे सोच के नेता तो मुश्किल से ही मिलेंगे। और मदरसों से तो आलिम निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, सुलझ के निकलते हैं, डीएम, एसएसपी, आईएएस भी बनते हैं मदरसे के लोग। मदरसे बंद कराने की सोच है तो वो सेंटर में भी बैठे हुए हैं, यूपी में भी बैठे हुए हैं, बंद करा दें, इससे अच्छा मौका नहीं होगा। बीजेपी के रघुराज सिंह जैसे लीडरान अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं, जिससे समाज में एक नफरत का माहौल बनता है और इसका फायदा सियासी जमातें उठाती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। यूपी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी ने आज मेरठ में मुख्तलिफ सियासी जमातों पर तंज किया। MIM के सरबराह पर एक सवाल के जवाब में अशफाक ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने का काम करते हैं। अशफाक ने कहा कि SP और ओवैसी मिलकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तकसीम करने का काम कर रहे हैं। सैफी ने मोदी हुकूमत की जमकर तारीफ की। लगता है कि समाजवादी पार्टी और ओवैसी जी दोनों मिलकर इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है उसको बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिसकी जो विचारधारा है वो उनकी बात जरूर करेगा। जिन्ना उनके आराध्य हैं, उनके फॉलोवर हैं, तो निश्चित रूप से वो जिन्ना की बात करेंगे। हम लोग इस देश का जो मुसलमान है वो ना कभी जिन्ना को पसंद किया है ना करें। इलाहाबाद में इज्तिमाई कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। दलित खानदान के 4 अफराद को उनके घर घुसकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में 17 साल लड़का और 13 साल बच्ची भी शामिल है। इलाहाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर फाफामऊ पुलिस थाने के तहत आने वाले मोहनगंज गांव में यह दिलखराश वारदात अंजाम दी गई। गांव में रहने वाले दलित तबके के फूलचंद, उनकी अहलिया मीनू देवी, बेटी गुड़िया और बेटा बाबू को अलसुब सोती हालत में कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वारदात अंजाम देने वाले अफराद ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। मकतूलीन के रिश्तेदारों ने बताया कि गांव के बाज दबंग अफराद दलित खानदान की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फूलचंद की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आपसी रंजिश ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। दलित खानदान के अफराद के कत्ल की वारदात के बाद गांव में कशीदगी पैदा हो गई। कशीदगी को देखते हुए मकामी इंतजामिया ने गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई जांच में जिन अफराद के नाम सामने आए हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि वारदात में शामिल कसूरवारों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आज यहाँ फाफामऊ में गोहरी मोहनगंज में यहाँ पर 4 लोगों के मृतक लोग मिले हैं। इनकी लाश मिली है घर के अंदर। इन चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है। गहरी चोट के, गंभीर चोट के निशान हैं। इन सभी लोगों को देखा गया, 3 लोगों के बाहर वाले बरामदे में है और एक जो लड़की है उसके घर के अंदर है। तो इन सभी लोगों के आज सुबह ही पता चला, हमें सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और इसके बाद से जो मृतक लोग हैं उनकी पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किन कारणों से और किस तरह से हुई है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आएगी। इसके अलावा जो सूचना मिली है, जैसा कि परिवार के जनों द्वारा बताया गया और हमने भी रिपोर्ट में देखा है कि 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। ठाकुरों की रंजिश हुई है और क्या हुआ है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुनता है। एक नहीं 2-2 4-4 बार घर में घुस के मारा गया। पुलिस दरोगा को सब पूरा दिखाया गया। गेट भी तोड़ा गया, हम लोग का पूरा खोल के सब दिखाया गया। गोली भी उस बीच चलाए। उन लोग बोले धमकी दे रहे, सुलह हो जाओ। सुशील कुमार उनके समधी जो हैं, रिश्तेदार हैं, बोले सुलह हो जाओ, नहीं रहने नहीं देंगे। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, नौकरी SSB में करते हैं। हम अकेले बच्चों को लेकर 3-4 देवर जेठानी रहते थे। ये थोड़ा यहाँ रहते, थोड़ा दूर पे। ऐसे बोले रहने नहीं देगा। आखिर वही हुआ, एक घर में 4-4 लोग की मौत हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई बेंच मगरबी यूपी में कायम करने की तजवीज के इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने शदीद मुखालफत की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले की हाईकोर्ट की तकसीम की तजवीज़ को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। वकला का कहना है कि हाईकोर्ट की तकसीम से पहले रियासत की तकसीम होनी चाहिए। वकला का कहना है कि रियासत में चुनाव के पेश नज़र सियासी मफाद के लिए हाईकोर्ट की तकसीम को हवा दी जा रही है।
अवध बार एसोसिएशन की तरफ से हाईकोर्ट की तकसीम की हिमायत किए जाने पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। वकीलों का कहना है कि दोनों बार एसोसिएशनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की दानिश्ता कोशिश की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 1 दिसंबर को मुतवक्के है। चुनाव प्रचार के दौरान हाईकोर्ट के तकसीम का इशू जेर बहस है। ख्याल रहे कि बाज वकला की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच आगरा में कायम करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस मुतालबे की हिमायत लखनऊ बेंच की अवध बार एसोसिएशन ने भी की है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मेरा यह कहना है कि कभी भी लीगल व्यू में कहा गया 1 स्टेट 1 हाई कोर्ट, इसके बाद भी अगर कोई गठन होता है, जैसे उत्तरांचल हाई कोर्ट का गठन हुआ, पहले उत्तरांचल राज बना, इसके बाद उत्तरांचल हाई कोर्ट बनता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। आज जो सम्मान है हमारे इंडिया में भी, जो लीगल व्यू है, जो लोगों का सम्मान है, सबसे पहले उससे पहले अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को बांटा जाए, उसके पहले मैं मांग करता हूं पहले सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन हो, इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन हो। देखिए, ये एक सांविधिक व्यवस्था है कि 1 स्टेट 1 हाई कोर्ट, और उसके बाद उसमें ये चुनावी परिप्रेक्ष्य में खासतौर से जब ये चुनाव आता है तो ये बेंच का जिन लाके खड़ा कर देते हैं। हम 26 नवंबर यानी कल किसानों की तहरीक को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर के किसान कहते हैं कि तहरीक अभी खत्म नहीं हुई जब तक एमएसपी नहीं होता। किसान लीडर का कहना है कि वजीर आजम को किसान लीडरों से एक बार बात करनी चाहिए थी, लेकिन वजीर आजम ने ऐसा नहीं किया। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे रोहित ने किसान लीडर से बातचीत की। किसान आंदोलन को कल 1 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर के किसान क्या कहते हैं? ये वही किसान है जो 1 वर्ष से यहाँ पर बैठे हुए हैं और मौजूद हैं हर परिस्थिति में। जी, कल 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं, क्या कहना है? कहना क्या है, 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, अपनी वर्षगांठ बनावेंगे। जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं उनके बारे में करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। हमारे किसान नेता आगे के लिए क्या वो करेंगे, और सरकार एमएसपी पे कानून नहीं बना रही, उससे भी बात करें। तो नया नारा हो गया है, एमएसपी जब तक नहीं तो आंदोलन भी वापस नहीं होगा। तो सही बात है भाई, भारत सरकार किसान सरकार से बात करे बैठ के टेबल पे, और जो हमारे बिंदु हैं ये 6 जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी संयुक्त किसान मोर्चा ने, उस पर बात करे। जी, आप बताइए, भारत सरकार बात करे, यही कहना है ज्यादातर किसानों का। नहीं, देखिए, बात क्यों ना करे भाई, जो 40 संगठन और 40 हमारे मुखिया बैठे हैं और पिछले 1 साल से लगातार वो आंदोलन चला रहे हैं, सरकार उनसे बात क्यों नहीं करती? बात करी थी 22 जनवरी पिछले साल, और अब तक उन्होंने कोई भी प्रस्ताव ना तो उनको दिया, जबकि किसान मोर्चा बार बार उन्हें लेटर भी 2-3 बार लिखा किसान मोर्चा ने। तो उनसे बात करने में क्या प्रधानमंत्री जी अपनी तौहीन क्यों समझ रहे हैं? जो 40 नेता हमारे बैठे हुए हैं उनसे तौहीन समझ रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री के देश के अन्नदाता की जो अगवानी कर रहे हैं उनसे बात तो नहीं है, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर दिया हो, किसान नेताओं से बात ना की हो, इसलिए आंदोलन समाप्त नहीं। नहीं, अभी तो आंदोलन समाप्त होने का मामला ही नहीं है। देखिए, हमारी 2 सबसे बड़ी मांगे थी। एक तो सबसे बड़ी मांग थी तीनों काले कानून ये वापस हों, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया है अपने भाषण में, लेकिन जो एमएसपी है जिससे लाखों किसानों का सबसे भारी नुकसान जो हो रहा है, मंडियों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही, उससे सबसे बड़ी हमारी मांग है। उस पर प्रधानमंत्री जी ने ना तो कोई बात करी है, ना कोई बात उन्होंने करनी चाहिए। तो जब तक वो नहीं, आप बताइए, ऐसे गतिरोध कब समाप्त होगा? तेली को तेल की और मुसद्दी को खड़ की, मतलब इन्हें यूं दिख रहा कि ये जो है आंदोलन चले जाए, दोबारा करना आएंगे क्या आंदोलन? 50 हजार मुकदमे हैं किसानों पे, घर से नहीं लाए उसे। एमएसपी पे कानून बनवाओ, अभी कोई जल्दी नहीं है, आराम से बैठा अभी किसान। रास्ते भी बंद हैं, तो हमने थोड़ी आसपास के लोगों को परेशानी भी होती है। 29 तारीख में देखेंगे रास्ते बंद है या खुल रहे। ट्रैक्टर जान देंगे तो खुल रहे होंगे, देख लेंगे, ट्रैक्टर वहां तक जाएगा। क्या रणनीति रहेगी कल के दिन? कल यहाँ पूरे जोरों शोरों से किसान रहेंगे जैसे रहते आए हैं, और उन किसानों को भी याद किया जाएगा जिन्होंने 750 किसानों ने यहाँ अपनी जीवन की आहुति दी है इन काले कानूनों के चक्कर में। देखिए, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है और उनका यही कहना है, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं तो आंदोलन भी ऐसे ही जारी रहेगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर। तीनों ज़राई क़वानीन की वापसी के फैसले के बाद संयुक्त किसान यूनियन को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है। कानून वापसी के बाद अब किसानों को मुतवज्जे करने के लिए बीजेपी ने आज से यूपी के मुख्तलिफ अजला में ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की है। मेरठ में भी आज बीजेपी किसान मोर्चा के ज़ेर एहतमाम
सुप्रक्स मॉल से कमिश्नरी चौराहे तक ट्रैक्टर रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के लीडरान और कारकुनान के अलावा मेरठ के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली ने भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होकर हुकूमत की ज़राई पॉलिसी और किसानों के हक में लिए जा रहे फैसलों को अवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। तो माननीय मोदी जी ने की है, ये बात ध्यान में दिलाने के लिए, और किसान हमारे साथ है। हमने किसान बिल बनाए उनसे संबंधित, इसीलिए बनाए थे, लेकिन चलिए नहीं हम समझा पाए। माननीय प्रधानमंत्री ने उसके लिए उल्लेख किया, उसका वो भी वापस किए, लेकिन हमारे मन में, माननीय प्रधानमंत्री के मन में पूरी संवेदनशीलता के साथ किसान हित सर्वोपरि है। हमारी सरकार किसानों को समर्पित है, गांवों को समर्पित। मुल्क और दुनिया जान चुकी है कि कांग्रेस अब वेंटिलेटर पर है, जो बगैर पॉलिसी और क़यादत वाली पार्टी बन चुकी है। यह कहना है मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का। वो आज अलीगढ़ के रघुनाथ पैलेस में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की जानिब से मुनक्किदा यूथ अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने मेघालय के साबिक सीएम मुकुल सिंघमा के तृणमूल कांग्रेस में जाने पर कहा कि कांग्रेस का बाब खत्म हो चुका है, कांग्रेस को मुल्क में मुस्तरद कर दिया गया है, अब कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है, जान चुकी है, देश भी इस बात को जानता है कि कांग्रेस अब वेंटिलेटर पर है। वो नीति विहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी होगी, और जब नीति और नेतृत्व दोनों नहीं रहता तो किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी दल का आगे भविष्य। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश एग्जीक्यूटिव में अलीगढ़ के सीनियर लीडर मनोज चौधरी को शामिल किया, जिसके बाद से ही अलीगढ़ में खुशी का इजहार किया जा रहा है। आज अलीगढ़ के जिला सदर गिरीश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हें मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर मनोज चौधरी ने कहा कि मैं रोजे अव्वल से समाजवादी पार्टी के लिए वक्फ रहा हूं। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सुपुर्द की है वो मैं बखूबी अंजाम दूंगा, और अखिलेश को दोबारा से उत्तर प्रदेश की कमान देना हमारी तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर साबिक रुकने पार्लियामेंट चौधरी बिरजेंद्र सिंह और साबिक रुकने असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खां भी मौजूद थे। से लेके संघर्ष करूंगा, जो भी मुद्दे होंगे पार्टी के हर मुद्दे को उठाऊंगा। पार्टी हर लड़ाई, हर वंचित की, कमजोर की, पिछड़े की, अगड़े की, छात्रों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, व्यापारियों की, सबकी लड़ाई लड़ेंगे। और माननीय अखिलेश जी को। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।